नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड और आपके साथ में हूं पुनीत पाठक। खबरों का महाबुलेटिन जिसमें लेते हैं खबरों की पूरी खबर और जानते हैं असली खबर क्या होती है। दिन की तमाम बड़ी खबरों के बीच में जो खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं वो जुड़ा है सियासत से। और राजनीति में एक शब्द का इस्तेमाल होता है अपीजमेंट, जिसको आप हिंदी में कहते हैं तुष्टीकरण। राजनीति में एक और भी शब्द है जिसे हम कहते हैं वोट बैंक, यानी एक खास कैटेगरी का मतदाता वर्ग। एक खास कैटेगरी का मतदाता वर्ग, दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। वोट बैंक की खातिर अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण किया जाता है और इससे राजनीतिक दल समाज को जाने अनजाने बांट देते हैं। सियासी दल समाज में दंगल करा देते हैं। और आज बात हुई है बजरंग दल पर दंगल की। जी हां, कर्नाटक में बजरंग दल के ऊपर जो दंगल था वो सारे देश तक पहुंचा, सारे देश ने देखा सुना। कांग्रेस की सरकार वहां बन चुकी है और इसके बाद अब बजरंग दल पर बैन का मुद्दा फिर जोर पकड़ रहा है। मौलाना मदनी हैं जिन्होंने कांग्रेस से अपना वायदा पूरा करने और बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग उठा दी। मदनी की इस मांग पर मध्य प्रदेश में जमकर सियासी वार पलटवार हुआ है। दिन भर इसको लेकर कुछ बयान आए, देखें जरा इस पर एक रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही क्या अब बजरंग दल पर बैन लगेगा? सियासी गलियारों में ये सवाल अभी भी चर्चा में है। इसी बीच जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कांग्रेस से अपना वायदा पूरा करने की मांग कर सियासत को हवा दे दी है। इसे लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। पहले सुनिए मदनी ने क्या कहा। कि कांग्रेस ने इलेक्शन के अंदर अपने मैनिफेस्टो को अंदर इसको दाखिल किया कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। गलती की। मैं समझता था कि गलती नहीं है, बल्कि अपनी गलती का तदारुक है। जो 70 साल पहले से गलती थी, आज उस गलती का तदारुक किया जा रहा है। मौलाना मदनी का बयान सामने आते ही बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मोर्चा संभाला। जितने भी इस तरह के मौलाना हैं जो कांग्रेस के सलाहकार हैं, वो तो स्पष्ट हो ही गया है। और कांग्रेस किनकी सलाह पे चल रही है ये भी आप देख लीजिए। कुल मिलाकर बीजेपी बजरंग दल की बजाय इस्लामिक जिहादी मानसिकता पर बैन की बात करती है, तो कांग्रेस कह रही कि बीजेपी संवेदनशील विषयों को चुनावी मुद्दा बना रही है। तो इस खबर को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि कर्नाटक चुनाव के इफेक्ट, साइड इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट ये अब खुलकर सामने आ रहे हैं। खबर आप देख चुके हैं। एक फेमस गाना आपने सुना होगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अब मौलाना साहब कांग्रेस से अपना ही वायदा निभाने की मांग कर रहे हैं, बल्कि कहते हैं तो पुरानी चूक है जो कांग्रेस अब सुधारेगी, अगर सुधारती है तो। कांग्रेस क्या इस मांग को पूरा कर पाएगी? जो पॉलिटिक्स उनकी थी, क्या वो कामयाब हो पाएगी? इसे डिकोड कर रहे हैं आज हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बजरंग दल पर बैन का वायदा एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए किया गया था। हो सकता है कि इस वायदे से कांग्रेस को कर्नाटक में कुछ फायदा भी पहुंचा हो, लेकिन असल बात यह कि राज्य सरकार के पास किसी भी संगठन को बैन करने का सीधे सीधे अधिकार नहीं है। किसी भी संगठन को बैन करने का हक केवल केंद्र सरकार के पास होता है। यूएपीए की धारा 35 केंद्र सरकार को किसी भी संगठन को डायरेक्टली बैन करने का अधिकार देती है, यानी केंद्र सरकार की संगठन आतंकी घोषित करने के जो अधिकार है उनका इस्तेमाल यहां कर सकती है। अब ऐसा कब होगा? जब वो संगठन किसी आतंकी गतिविधि में शामिल होगा, किसी आतंकी घटना की साजिश रचते हुए कुछ सबूत मिले, आतंक को बढ़ावा दे रहा होगा, तब ये वो कर पाएंगे। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपना वायदा कैसे निभाएगी? आंसर इसका बड़ा सहज है। दूसरी बात, अगर मान भी लें कि कर्नाटक सरकार प्रतिबंध लगाने का कोई तरीका निकाल ले, तब भी सवाल ये उठता है कि उसके बाद जो परिस्थितियां बनेंगी कांग्रेस उससे कैसे निपटेगी? क्योंकि जब ये बात ही की उस पर सारे देश में हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इसके कई बुरे परिणाम या डैमेज कंट्रोल जैसे हालात बने। हो सकता है इससे कांग्रेस को भारी नुकसान अब भी हो। कुल मिलाकर वायदा चुनावी था, जिसमें दो धार्मिक समुदायों के बीच में तनाव को एक तरह से वोट की खातिर इनकैश कराने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब क्या इस पर ये फैसला कदम आगे बढ़ाएं तो या पीछे खींच कर रखें तो कांग्रेस को भारी पड़ेगा, ये देखना होगा। अगली खबर है सुदूर एक देश से, लेकिन जुड़ी है हमारे अपने देश के मान सम्मान से। खबर
पापुआ न्यू गिनी से, जहां सोमवार को 3 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने अपने देशों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। हर भारतीय को इस पर बड़ा फख्र हुआ है। पहला सम्मान, दूसरा सम्मान, तीसरा सम्मान। पीएम मोदी के सम्मान की ये 3 तस्वीरें हैं जो भारत के बढ़ते दबदबे की गवाह हैं। प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर थे, जहां रिपब्लिक ऑफ पलाऊ और फिजी ने उन्हें अपने देश का सर्वोच्च अवार्ड दिया। पलाऊ ने पीएम को इबाकल अवार्ड तो फिजी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी का सम्मान प्रदान किया। इसी तरह पापुआ न्यू गिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू सम्मान भी प्रदान किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पापुआ न्यू गिनी में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन यानी FIPIC की मीटिंग में शामिल हुए। एक्सेलेंसी, सम्मान के लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का है। ये सम्मान भारत और फिजी के सदियों पुराने रिश्तों का है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में वहां के पीएम जेम्स मोरैप ने उनकी अगवानी की। मोरैप ने प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर उनका स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री के इस दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए। विदेश जाते हैं तो विदेश से हमारे क्या संबंध बने, उसको देश को क्या लाभ मिला, ये बताना चाहिए, ना कि कौन ऑटोग्राफ ले रहे हैं, कौन पैर छू रहे हैं। पैर छुए, गले मिले, ये तो शिष्टाचार है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के इस दौरे से पता चलता है कि उनकी विदेश नीति प्रभावशाली है, जिसका फायदा आने वाले कुछ सालों बाद दिखेगा। चलिए इस पर राजनीति को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें और थोड़े इसके लार्ज स्पेक्ट्रम, बड़े स्पेक्ट्रम पर बड़े प्रभाव को देखें। प्रधानमंत्री मोदी को 3 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला। पैसिफिक देशों ने भारत को अपना लीडर माना। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी का प्लान क्या है। चलिए जरा इसको भी हम डिकोड करते हैं। आज पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन 9 वर्षों का अगर आप विश्लेषण करें तो आप मोदी की विदेश नीति की सफलता से हैरान हो सकते हैं। और इसमें एक बड़ा दौर था कोविड काल। कोरोना काल में जब पैसिफिक देशों को कोई मदद नहीं दे रहा था, सब अपने में लगे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू की। मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन कई देशों को दी गई। बात पैसिफिक देशों की स्पेसिफिकली करें खास तौर पर, तो जान लीजिए कि पैसिफिक आइलैंड के देश डेवलपमेंट के कई इश्यूज को लेकर बाकी के देशों पर निर्भर करते हैं। चीन इस इलाके में अपनी बढ़त पहले से बनाने में कामयाब रहा है। FIPIC जिसके सम्मेलन में प्रधानमंत्री गए हैं, कई देश इस संगठन के ऐसे हैं जो चीन के कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम को देख भी रहे हैं। पीएम मोदी का प्लान पैसिफिक भी यही है। अब भारत पैसिफिक देशों में हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट और IT सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश की प्लानिंग कर चुका है, ताकि चीन के असर को, दबदबे को यहां कम कर पाएं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना पाएं। और इसीलिए इस दौर में अगर मान सम्मान या सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्रदान करके रिश्तों को याद किया जाए तो फिर जाहिर तौर पर इतिहास तो बनता ही है और एक बड़ा अवसर का द्वार भी खुलता है। और ऐसा ही हुआ है। एक और अवसर का द्वार जो देश के मुकुट हम कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर में हमने खुलता हुआ देखा। अगली खबर वहीं से है, जहां G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हो चुकी है और यह मीटिंग 24 तारीख तक चलनी है। इस बैठक में कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया में एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, या यूं कहें कि पुराने परसेप्शन को पूरी तरह बदलने का प्रयास हो रहा है। मंच, माइक और म्यूजिक और ऑस्कर अवार्ड विजेता गाने नाटू नाटू पर थिरकते साउथ के सुपरस्टार रामचरण। कश्मीर के श्रीनगर में आज से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हुई। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की ये मीटिंग 22 से 24 मई के बीच है। विदेशी मेहमानों का स्वागत श्रीनगर ने विशुद्ध भारतीय तरीके से किया। G20 समिट से पहले पूरे श्रीनगर में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। पूरे इलाके में बड़ी संख्या में सैन्य बल तैनात किया गया। ये माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद कश्मीर में फॉरेन टूरिस्ट की तादाद काफी तेजी से बढ़ने वाली है। जम्मू कश्मीर की हैंडलूम इंडस्ट्री, पश्मीना शॉल और ड्राई फ्रूट बिजनेस को एक नया आयाम मिलेगा। We expect 20 million tourists to visit
Jammu and Kashmir in the year 2023. But the idea is to increase both the value in terms of ecotourism, film tourism, adventure tourism, and not only that, but also I think to increase the number of foreign tourists coming to Jammu and Kashmir, and that I think the attention that the G20 meeting will bring on this very beautiful and scenic part of our country. यानी कश्मीर के हालात बदल गए। वहीं अब ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान और चीन को कश्मीर में इस मीटिंग से काफी दिक्कतें रही हैं। चीन ने इस मीटिंग में शिरकत करने से इनकार कर दिया, जिससे भारत की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आगाज हुआ और इससे सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान को लगी। पाकिस्तान के जितने भी सरपरस्त नेता हैं उन्होंने इस बात का विरोध किया, जो कुछ भी यहां हो रहा है, जो कुछ भी इनको यहां दिख रहा है। लेकिन इसके वास्तविक अर्थ और कितने बड़े मायने दुनिया में निकलेंगे, जरा इसको भी डिकोड कर लें। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी की सशक्त विदेश नीति का एक नमूना है। इस आयोजन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर उठाए जाने वाले प्रोपेगेंडा का जवाब दे रही। मोदी सरकार ने इस आयोजन के जरिए दुनिया को बता दिया कि कश्मीर में अमन है, तरक्की की उम्मीद है और कश्मीर की जनता खुद को भारत का नागरिक मानती है। इस आयोजन के माध्यम से भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर पर अपना दावा और मजबूत किया। दूसरी खास बात, इस आयोजन के बहाने भारत ने यह भी साबित किया कि कश्मीर पर्यटन के लिहाज से बेहद सुंदर तो रहा ही, स्वर्ग कहलाता, लेकिन सुरक्षित भी है, जिसका प्रोपेगेंडा उल्टे तरीके से पाकिस्तान ने वर्षों तक फैलाया। अंतिम बात, भारत ने चीन और पाकिस्तान के उन सारे ऐतराज को दरकिनार कर दिया, एक मैसेज दिया कि वो अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तरह के कमेंट या दखल को महत्व नहीं देता। अब इसके लंबे और वैश्विक असर होंगे, ये बात तय है। लेकिन इस आयोजन में अभी और कई सारी कड़ियां, तस्वीरें सामने आनी है जो दुनिया में इस मैसेज को पक्का करेंगी। अगली खबर भी देश के मान से जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। खबर संसद भवन, नए संसद भवन के उद्घाटन से जुड़ी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर राहुल गांधी की उस मांग का समर्थन किया है जिसको लेकर दिन भर चर्चा चली है। मांग क्या है और समर्थन किस बात पर किया है, देखें जरा। ये देश का नया संसद भवन है जो अब बनकर पूरी तरह तैयार है। इस महीने की 28 तारीख को इसका उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जिस पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया। राहुल गांधी ने नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों कराए जाने की मांग की है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर राहुल गांधी का समर्थन भी किया। सीएम भूपेश के साथ साथ नंद कुमार साय ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ही उद्घाटन कराने की मांग की है। मैं उनसे निवेदन ये कर रहा हूं कि आप इस भवन का लोकार्पण राष्ट्रपति महोदया से, माननीय द्रौपदी जी से ही आप करवाएं, ये मेरा आग्रह है और इस विषय में मैं पत्र भी लिखूंगा। इसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर बीजेपी की केंद्र सरकार को आदिवासियों और दलितों का अपमान करने वाली सरकार बताया। खड़गे का दावा है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उद्घाटन समारोह में आमंत्रित ही नहीं किया गया, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का यह तर्क है कि जिसने नींव रखी उद्घाटन तो वही करेंगे। मुझे लगता है कि विपक्ष का काम तो हमेशा विरोध करने का ही हो गया। कुछ अच्छे कामों के ऊपर भी साथ देना चाहिए। नींव उन्होंने रखी थी, उद्घाटन भी वही कर रहे हैं। लेकिन आप लोकतंत्र का मंदिर है, लोकसभा से चुने हुए सांसदों का है, राष्ट्र का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेगा, इससे गर्व की बात क्या हो सकती है। कह सकते हैं कि संसद भवन के उद्घाटन के बहाने कांग्रेस बीजेपी की केंद्र सरकार को दलित और आदिवासी विरोधी साबित करना चाहती है। तो तस्वीर में बहुत आश्चर्यजनक आप कोई परिवर्तन नहीं पाएंगे। सबने अपने अपने पक्षों के हिसाब से अपनी भूमिका निभाई। खबर आपके सामने है। अब राजनेताओं की, आप इसे खूबी कहें या मजबूरी, किसी भी इवेंट पर राजनीति से भला कैसे चूकें। राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी, दोनों पक्षों की पॉलिटिक्स इस पूरे मसले पर किस तरह की, जरा इसको डिकोड करते हैं। राहुल गांधी ने द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति जो हैं देश की, नए संसद भवन का उद्घाटन करें, इसकी मांग को रखा। जाहिर है कार्यक्रम तय हो चुका है, मांग तो पूरी होने से रही, मामला इतिहास में दर्ज होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन का निर्माण और उद्घाटन कर इतिहास में दर्ज हो जाने वाले हैं।
सालों देश याद रखेगा कि इस नए संसद भवन के शानदार स्वरूप का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार, उनके कार्यकाल को जाएगा। शायद कांग्रेस को यह बात कतई रास नहीं आ रही। दूसरी बात, कांग्रेस विपक्ष में है, राष्ट्रपति मुर्मू के बहाने वो आदिवासी कार्ड खेल रही है। एक तटस्थ बात करते हैं, न इधर की न उधर की। सवाल ये उठता है कि नए संसद भवन का उद्घाटन आखिर किसको करना चाहिए? इसका जवाब, राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं, लेकिन देश के कर्ता धर्ता प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसे में ये सरकार का अपना विशेष अधिकार है कि वो कार्यक्रम को तय करें। वैसे इस तरह के कार्यक्रमों पर कम से कम राजनीति न दिखती तो बेहतर होता, क्योंकि हमने जैसा कहा कि ये देश के मान सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि शान का एक प्रतीक है जो दुनिया देखेगी। तो बजाय उसकी खूबियां रखी जाएं, अगर इस तरह की पॉलिटिक्स दुनिया के भीतर जाए तो क्या छवि उभरेगी, समझी जा सकती है। खैर, पॉलिटिक्स है, सबने अपना अपना पक्ष निभाया। अगली खबर है सागर से, लेकिन यह खबर है दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी हुई, जो जब भी आज की तारीख में कुछ बोलते हैं तो उनके दरबार और दरबार की सीख से ज्यादा उनके बयान सुर्खियों में आ जाते हैं। अब की बार उन्होंने फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिस पर चर्चा दिन भर हुई है। देखिए जरा। और हम सब हिंदू सोए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे। ये हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो अपने अनोखे दरबार के लिए पूरे देश में चर्चा में आए। केरला स्टोरी मतलब सत्य बनी। लेकिन अब शास्त्री मीडिया में लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। शास्त्री ने एक ऐसा ही बयान सागर में दिया, जहां फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर पंडित शास्त्री ने इसे सत्य घटना पर आधारित फिल्म होने का दावा किया। इन दिनों पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के सागर में कथा कर रहे हैं। इसी दौरान कथा सुनने आए एक शख्स ने सवाल पूछा, जिसके जवाब में पंडित शास्त्री ने कहा कि ये फिल्म वहां होने वाली सत्य घटना पर आधारित है। देखिए, द केरला स्टोरी एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। दूसरी बात, जो हुआ है वो उस मूवी में दिखाया जा रहा। वहीं इसी कथा पंडाल में केरल से आई एक महिला ने कुछ ऐसा कहा जिससे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी हैरान रह गए। आपका प्रण था कि एक बार पंडाल में जाकर लाइव कथा सुनना है। तो अच्छा, टीवी में वो कथा पंडाल में कितना डिफरेंट आपने देखा? बहुत डिफरेंस है, लेकिन हमको नहीं मिलती, वहाँ होती नहीं। तो अच्छा, केरल में कथा ही नहीं होती? कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। क्यों? कुल मिलाकर अवसर तो था राम और हनुमान जी की कथा का, लेकिन सुर्खियों में आया वहां हुई फिल्म केरल स्टोरी को लेकर हुई चर्चा। तो अब बहस दिन भर इस बात को लेकर होती रही कि क्या किसी धर्मगुरु, क्या किसी इस तरह की कथा के मंच पर इस तरह के टॉपिक पर चर्चा होनी चाहिए। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, जिसको जो कहना है वो कह सकता है और जिसको जो मायने निकाल सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ टॉपिक्स ने और कुछ लोगों ने हमेशा जब भी कुछ अपने आप को एक्सप्लोर किया है, वो पूरे देश में सुर्खियाँ भी बनता है और एक नई बहस को जन्म भी देता है, और यहाँ भी ऐसे हुआ है। अब आते हैं एक और विषय पर जो आपसे हमसे बहुत तेजी से जुड़ता जा रहा है और हर दिन के साथ में जुड़ेगा, और वो है 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया। मंगलवार से देश के सभी बैंकों में ये क्रम शुरू हो जाने वाला है। ऐलान के 3 दिन बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये कहा है कि नोट बदलने को लेकर आप होड़ लगाते हुए भीड़ न लगा दें बैंकों में। 4 महीने का वक्त आपको मिला है, आप बड़े आराम से नोट को बदलिए, लेकिन समय सीमा को गंभीरता से लीजिए। मतलब समय उसके आगे नहीं, पर आप आराम से काम कर सकते हैं। 4 महीने पर्याप्त हैं। गवर्नर दास ने कहा कि 30 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे, यानी वैध होंगे। आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया, उन्हें रिवर्स करने का, वापस लेने का ऐलान किया, और 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने के लिए कहा है। तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है। आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट। आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी, कठिनाइयां हो, तो हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। आराम से आपको जब भी टाइम हो, आप नेक्स्ट 4 सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए। तो 19 मई से 2000 रुपए के नोट बंद होने के ऐलान के साथ ही इस पूरे मुद्दे पर कंफ्यूजन का दौर भी जारी है। आज हम आपको सरल शब्दों में इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करके बता रहे हैं। ध्यान से सुने, भ्रम में ना रहें। नोट बदलने के लिए किसी आईडी की आवश्यकता नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा।
एक बार में आप 10 नोट यानी 20,000 रुपए 2,000 रुपए के हिसाब से बदल पाएंगे। सवाल ये कि नोट जमा करने के लिए क्या कोई खास नियम है? जवाब यह है कि 2000 का नोट जमा करने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं बनाई गई। जैसे आप पहले बैंक में जाकर नोट जमा करते थे, वैसे इन नोट को भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। 50,000 से ज्यादा के 2000 के नोट जमा करने पर पैन जरूरी होगा, जो वैसे भी अमाउंट के हिसाब से पहले की व्यवस्था है। ये पहले से मौजूद रही। सवाल ये कि 2000 के नोट क्यों हटाए जा रहे हैं? तो जवाब इसका ये फैसला करेंसी मैनेजमेंट के तहत लिया गया है। अगला प्रश्न के फैसले का असर क्या होगा इकोनॉमी पर, हम पर? जवाब ये 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे। इसे सर्कुलेशन से हटाने के फैसले पर इकोनॉमी पर असर बहुत कम पड़ने वाला है। सर्कुलेशन में चल रही कुल करेंसी का केवल 10.8% हिस्सा ही 2000 के नोटों में है। ये भी जान समझ लीजिए कि बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाईकोर्ट से ये मांग की कि बिना दस्तावेजों के बैंक में नोट जमा ना हो। अब देखते हैं कि इस पर आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल पूरी प्रक्रिया हमने डिकोड करके आपके सामने रखी है। आज के लिए बस इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBS 24। अपना परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।